चाहत को धीरे धीरे होश आने लगा। उसकी उंगलियां हल्के से हिलने लगी। बेहोशी में उसे बार बार वही सब दिखाई दे रहा था। उन गुंडों का उसे टॉर्चर करना, उसका दुपट्टा खींचना और उसे डराना, वो सब याद करके वो नींद में ही कांपने लगी। साहिल की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। जान, उठो, उठो जान। चाहत ने आंखें बंद की हुई घबरा कर कहा, नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। साहिल घबरा गया। चाहत, लेकिन चाहत जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। प्लीज, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे मत मारना। साहिल ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। चाहत, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। अचानक चाहत ने आंखें खोल दी और घबरा कर उठ बैठी। लेकिन अगले ही पल साहिल ने उसे अपने सीने में भर लिया और बस चाहत को जैसे सुकून मिल गया। घबराओ मत जान, मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो उसके सीने में छुपी रो रही थी। वो अब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स जान, तुम मेरे पास हो और बिल्कुल सेफ हो, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। कुछ देर बाद चाहत उसकी बाहों से अलग हुई और रोते हुए बोली, साहिल, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया और मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा। उसकी बात पर साहिल का खून फिर खौल उठा। वो उसके आंसू पोंछ कर बोला, उन लोगों ने जो किया की सजा उन्हें मिल चुकी है। गंदी नजरों से देखा था ना तुम्हें, इसीलिए उन सब की आंखें हमेशा के लिए बंद करके आया हूँ। और बस उसकी बात पर चाहत जैसे सुन पड़ गई। तुमने उन लोगों को मार दिया? हाँ मार दिया, सबको मार दिया, कैसे छोड़ देता उन्हें। चाहत कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन अभी एक इंसान और बचा है जिसे सजा मिलना बाकी है, आशीष मल्होत्रा, मेरा बाप। और बस ये नाम सुनते ही चाहत और डर गई। तुम उन्हें सजा क्यों देना चाहते हो साहिल? वो तो तुम्हारे डैड है ना? साहिल ने गुस्से में कहा, आई नो मेरे डैड है, लेकिन तुम्हारी किडनैपिंग उन्होंने ही करवाई थी, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। वो तुम्हारे डैड है साहिल, तुम अपने डैड को ही सजा दोगी? हाँ दूंगा। साहिल की आवाज पर वो सहम कर उससे दूर हो गई। साहिल ने फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो मेरे डैड है तो क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और शायद इसकी सजा मौत है, मैं आशीष मल्होत्रा को मार दूंगा। जान, तुम्हें खुद से अलग करने का हक तो मैंने अपने आप को भी नहीं दिया, फिर वो कौन होते हैं? उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ था। उन्हें अब हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जाना होगा। साहिल की बाहों में जकड़ी चाहत उसकी बातें सुनकर पूरी तरह घबरा रही थी। अपने ही डैड को मारने की बात करते हुए साहिल उसे इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि साहिल अपने ही डैड की जान ले। उसे सकते हुए बोली, क्या क्या तुम अपने डैड को सच में मार दोगी? तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी? अगर मैंने अब उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो तकलीफ होगी मुझे जान। उसकी आंखों में जुनून उतर आया। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मेरी दीवानगी का। जब तुम्हारा किडनैप हुआ था ना, मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी, मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा। साहिल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दूसरी बार साहिल को रोते हुए देखा था और साहिल के आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। चाहत ने जल्दी से साहिल का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके आंसू पोंछे। नहीं साहिल, प्लीज, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारी जान तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात पर साहिल ने दर्द से अपनी होठ उसके माथे पर रखी। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा जान। चाहत उसकी बाहों से अलग हुई और हल्की सी मुस्कान के साथ उसके गाल पर हाथ रखा। ये हुई ना बात? हाँ, मत जाने देना मुझे कहीं, हमेशा ऐसे ही अपने करीब रखना। वो फिर उसके सीने से लग गई और अब चाहत की क्यूट सी स्माइल देखते ही साहिल के चेहरे का गुस्सा, दर्द सब गायब हो गया। उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रही कि तभी अचानक अचानक चाहत को कुछ याद आया। वो एकदम चौंक कर साहिल से अलग हुई और खुश होकर बोली, साहिल, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज तो बताना भूल ही गई। साहिल मुस्कुराया, कैसी गुड न्यूज? पता नहीं कहाँ से अचानक वो गुंडे आ गए और मेरी सारी एक्साइटमेंट खराब कर दी, वरना हम अपनी खुशी सेलिब्रेट कर दी। साहिल ने प्यार से उसके माथे पर किस किया।
कोई बात नहीं जान, अब सेलिब्रेट कर लेंगे। बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसे सोचकर तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी आ रही है? चाहत मुस्कुराई। साहिल, अगर वो बात मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तो तुम भी बहुत खुश होगी। ओह अच्छा, फिर जल्दी बताओ। चाहत ने खुशी से उसके गले लगा लिया। साहिल, अब हमें चुपचाप कोर्ट मैरिज करने की जरूरत नहीं है। पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। उन्होंने आज शाम तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। साहिल एक पल के लिए उसे देखता रह गया। क्या? सच में जान? महेश अवस्थी मान गए? चाहत ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और अब साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने चाहत को अपने करीब किया और खुशी से उसके होठों पर किस कर दिया। अलग होते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू सो मच। चाहत शर्मा कर अपनी नजरें झुका गई और फिर अगले ही पल साहिल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। साहिल, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। ऐसे कैसे गिर जाओगी? मैं किस लिए हूँ फिर? और अब तुम साहिल मल्होत्रा की होने वाली वाइफ हो, मिसेज साहिल मल्होत्रा। चाहत अपने इस नाम पर मुस्कुरा दी। उसने प्यार से साहिल के गाल पर हाथ रखा। साहिल, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ जान, इतना कि शब्दों में बता भी नहीं सकता। तुमने कहा था ना हम खुशी सेलिब्रेट करेंगे। या ऑफ कोर्स, बोलो क्या चाहिए मेरी जान को? अगर मैं कुछ मांगू तो तुम मना तो नहीं करोगे? तुम मांगो तो सही, तुम्हारी हर विश पूरी होगी। चाहत मुस्कुराई। पहले नीचे उतारो फिर बताती हूँ। साहिल ने उसे वापस बेड पर बिठाया और उसके सामने फर्श पर बैठ गया। बोलिए मैडम, साहिल मल्होत्रा अपनी जान की हर विश पूरी करेगा। चाहत ने उसके गाल पर हाथ रखा। साहिल, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने डैड को माफ कर दो। उनके साथ कुछ भी गलत मत करना। और बस इतना सुनते ही साहिल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गई। वो चाहत को देखते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, कुछ और मांगो जान। साहिल, तुमने अभी कहा था ना कि मैं जो मांगूंगी तुम मेरी बात मानोगे। उसने आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोला, चाहत मेरी जान, उन्हें सजा मिलकर रहेगी। तुम इसके अलावा कुछ भी मांग लो, जो चाहिए अभी ला कर दूंगा। नहीं, मुझे बस यही चाहिए। प्लीज साहिल, अपने डैड को माफ कर दो। साहिल ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। जान, मैं अभी बहुत खुश हूँ। मेरे डैड का नाम लेकर मेरी खुशी बर्बाद मत करो। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई और चाहत दर्द से सिसक उठी क्योंकि साहिल गुस्से से अब उसकी कलाई दबा रहा था। मना किया था ना मैंने, फिर क्यों मजबूर करती हो मुझे? जो बात मुझे पसंद नहीं वो मेरे सामने मत बोला करो। चाहत की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये तुम कैसा प्यार करते हो साहिल? तुम कहते हो मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे कभी रोने नहीं दोगी, फिर ये आंसू भी तो तुम्हारी वजह से है। उसका गुस्सा और बढ़ गया और अब उसने एकदम चाहत को बेड पर पीछे धक्का दिया और फिर अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। क्यों नहीं समझती तुम? उसकी आवाज खतरनाक हो गई। बोल दिया ना, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ सकता। उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है, तुम्हें चोट पहुंचाई है और तुम चाहती हो कि मैं सब भूल जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा बाप है तो तुम्हें खोने का डर मुझे पागल कर देता है। जब तक वो अपने किए की कीमत नहीं चुकाएगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहत डर से कांपने लगी। तुम तुम कभी नहीं बदल सकते साहिल। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी की जान नहीं लोगे। साहिल ने अब आंखें बंद करके गहरी सांस ली। साहिल, प्लीज मेरी बात मान लो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? उसी प्यार की खातिर अपने डैड को माफ कर दो। चुप हो जाओ। चाहत फिर भी रोती हुई बोली, आज जो हुआ उसे भूल जाते हैं ना। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। चुप हो जाओ जान। फिर वो उसके ऊपर से हट गया। चाहत ने डरते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। साहिल, तुम ठीक छुटा। अगले ही पल उसका हाथ चाहत की गाल पर पड़ा। वो बेड पर जा गिरी। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाहत ने कांपते हुए अपने गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी, लेकिन साहिल का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वो बेड से उठा और बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर चला गया। उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और चाहत अकेली रह गई। वो उसी तरह बेड पर बेजान लेटी हुई थी। दर्द से सिसकती हुई बोली, तुम में और उन गुंडों में कोई फर्क
नहीं है साहिल, उन्होंने भी मुझे मारा था और तुमने भी मुझ पर हाथ उठाया। उसकी हिस्सियां बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ चाहत का घर। श्वेता जी लिविंग एरिया में परेशान होकर बार बार चाहत को फोन कर रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। वो घबरा कर बोली, आखिर कहाँ चली गई है ये लड़की? कितना टाइम हो गया है और अभी तक घर नहीं आई? फिर उन्होंने परेशान होकर कहा, मैं जानती हूँ चाहत उसी लड़के से मिलने गई है, लेकिन कम से कम टाइम का भी तो ख्याल रखना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने महेश जी को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ साहिल का पेंट हाउस। 2 घंटे बाद साहिल वापस अपनी पेंट हाउस पहुंचा। उसने जेब से चाहत का फोन निकाला। स्क्रीन पर माँ की 20 मिस कॉल देखकर उसके होठों पर हल्की सी डेविल स्माइल आई। माँ, लगता है श्वेता अवस्थी को अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। साहिल ने नंबर ब्लॉक किया और ठंडी आवाज में बोला, लेकिन आपकी बेटी अब मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएगी। उसका फोन सोफे पर फेंकते हुए साहिल की नजर उस कमरे की तरफ गई जहाँ चाहत थी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। जान, क्यों दिलाया तुमने मुझे इतना गुस्सा? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें अच्छा लगा ये देख के कि मैंने तुम पर हाथ उठाया? मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। आशीष मल्होत्रा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बाप है और इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही साहिल मुस्कुराकर अंदर आया, जान, लेकिन बेड खाली था। साहिल की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। जान, कोई जवाब नहीं आया। चाहत, सामने आओ। मेरा भी हाइड एंड सीक खेलने का कोई मूड नहीं है। फिर भी कोई जवाब नहीं। साहिल की बेचैनी बढ़ने लगी चाहत, और फिर अचानक उसकी नजर वॉशरूम की तरफ गई। अंदर से शावर चलने की आवाज आ रही थी। वो तुरंत वहां पहुंचा और दरवाजा खोल दिया, और अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। चाह शावर के नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और लगातार पानी में भीग रही थी। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और रोई जा रही थी। जान, साहिल तुरंत उसके पास बैठा और शावर बंद कर दिया। उसने टॉवल उठाकर चाहत को ढका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या बचपना है तुम्हारा? चाहत कुछ नहीं बोली, वो बस कांपते हुए साहिल को देख रही थी। साहिल ने उसे कमरे में लाकर सोफे पर बिठा दिया और एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये सब क्या था? वो उसके सामने झुककर बोला। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? चाहत ने डरकर अपना सर झुका लिया और रोने लगी। उसे रोता देखकर साहिल अचानक चुप हो गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और वो उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला। अरे ठीक है, गुस्सा नहीं करूंगा, बिल्कुल चुप हो जाऊं। वो सिसकते हुए उसके सीने से लगी रही। कुछ देर बाद जब उसकी कपकपी कम हुई तो साहिल ने उसके गीले बालों को टॉवल से सुखाया। फिर उसके सामने बैठकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर बोला, जान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं वक्त पर नहीं आता और तुम्हें कुछ हो जाता तो? चाहत की आंखों से फिर आंसू निकल आए। वो सिसकते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। उसकी बात सुनकर वो कुछ पल उसे देखता रह गया। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिक्र नहीं है? साहिल ने धीरे से उसके आंसू साफ किए। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता हूँ? चाहत ने रोते हुए मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, तुम नहीं करते मेरी फिक्र। फिर सिसकते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मुझे नहीं मारते। चाहत की आंखें फिर भर आई। बचपन से आज तक माँ पापा ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मुझे हमेशा बहुत प्यार किया। मुझे लगा था तुम भी उनकी तरह मुझसे बहुत प्यार करते हो। साहिल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। फिर उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। और रही बात उस थप्पड़ की, तो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था कि उस वक्त मैं कुछ सोच समझ नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था। चाहत ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम गुस्से में सारी हदें भूल जाते हो तो एक दिन तुम अपने गुस्से में मुझे भी मार दोगी। और बस ये सुनते ही साहिल ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। नहीं मेरी जान, नहीं, तुम मेरी जान हो। तुम्हें कुछ हो गया तो साहिल नाम का इंसान ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम नहीं तो साहिल भी नहीं। साहिल ने उसके सर को चूमकर उसे अपने सीने से लगाए रखा। कुछ पल बाद चाहत ने धीरे से कहा, लेकिन साहिल, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है।
साहिल तुरंत उसे खुद से अलग करके परेशान होकर बोला। कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। चाहत ने अपना हाथ उसी गाल पर रखा जिस पर साहिल ने उसे थप्पड़ मारा था। यहाँ, वो मासूमियत से बोली। तुमने बहुत जोर से मारा था, अभी भी दर्द हो रहा है। साहिल ने उसका हाथ धीरे से नीचे किया और उसके गाल को देखा। वहां थप्पड़ के हल्के निशान अभी भी थे। उसका चेहरा कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। फिर उसने बहुत नरमी से उसके गाल को छुआ और बोला। यहाँ दर्द हो रहा है? चाहत ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिस तकलीफ की वजह मैं हूँ उसे ठीक करने की कोशिश भी मैं ही करूंगा। और फिर अगले ही पल वो उसके करीब आया और उसकी गाल पर बहुत प्यार से अपने होठों को सहलाने लगा। वो हल्का सा सहम गई। चाहत ने सुबकते हुए कहा, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो साहिल। पहले मुझे तकलीफ देते हो, फिर बाद में इतना प्यार दिखाते हो। उसकी बात पर साहिल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने उसे अपनी बाहों में लेकर उसका सर अपने सीने पर रख दिया और फिर बहुत नरमी से बोला। तुम चाहती हो ना मैं अपने डैड को माफ कर दूं? चाहत ने तुरंत सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ठीक है जान, कर दिया मैंने उन्हें माफ। चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैं उनकी जान नहीं लूंगा। वो एकदम साहिल से अलग हुई और खुशी से उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। सच साहिल, तुम सच कह रहे हो? साहिल ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। वो अब इतना खुश थी कि साहिल के सीने से अलग ही नहीं हो रही थी। और फिर तभी सामने लगे मिरर में खुद को देखते ही उसकी मुस्कुराहट बदल गई। उसकी आंखों में बड़ी खतरनाक चमक आ गई। ना जाने साहिल की डेविल स्माइल किस बात की और इशारा कर रही थी। तभी चाहत ने उसे देखा। साहिल, प्लीज अब मुझे घर छोड़ दो, पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। और वैसे भी आज शाम को तुम पापा से मिलने भी तो आने वाले हो। अब बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि पापा तुम्हें पसंद कर लें और शादी के लिए हाँ कर दें। साहिल के होठों पर तेरी मुस्कान आ गई। करेंगे जान, जरूर करेंगे। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो गई। और अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं भी किया तो मैं उन्हें पसंद करवा दूंगा। बस हर बात में जबरदस्ती जरूरी है क्या? साहिल आराम से सोफे पर टिक गया। हाँ मेरी जान, जरूरी है। तुम कोई काम प्यार से कर भी सकते हो। कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि महेश अवस्थी सिर्फ हाँ बोले, कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे। चाहत ने माथे पर हाथ मार लिया। अरे साहिल, पापा वैसे भी तैयार है, बस तुम प्यारी सी स्माइल करना, ये डेविल वाली नहीं। फिर उसने साहिल का हाथ पकड़कर उसे खींचा। चलो अब मुझे घर ड्रॉप करके आओ। वो हंसते हुए उठकर खड़ा हुआ। अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। उसने अपनी जैकेट उठाई, चाहत का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर निकल गया। कुछ टाइम बाद वो अपने घर पहुंची। श्वेता जी ने गेट खोला। आ गई तुम? हमें तो लगा था आज अपने घर का रास्ता ही भूल गई हो। चाहत हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। सॉरी माँ, वो आज थोड़ा लेट हो गई। आई प्रॉमिस अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। श्वेता जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सॉरी माँ की बच्ची, अपना फोन चेक किया है? कितनी सारी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, एक भी कॉल अटेंड नहीं की। कम से कम फोन करके बता ही देती कि कहाँ हो। अरे माँ, मुझे पहले घर के अंदर जाकर सुकून से तो सांस तो लेने दो, फिर जितना मन करे उतना डांट लेना। वो छोटी बच्ची की तरह अंदर भाग गई। उसे देखकर श्वेता जी भी हंस पड़ी और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। चाहत ने इधर उधर देखते हुए पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? वो अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, अपने रूम में आराम कर रहे हैं। और फिर इसी तरह वक्त बीत गया। लिविंग एरिया में महेश जी और श्वेता जी बैठे बातें कर रही थी। चाहत के हाथ में बुक थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दीवार पर लगी घड़ी पर जा रहा था। घड़ी में 6:05 हो चुके थे। वो मनी मन बोली, 6 तो बज गए, साहिल अभी तक क्यों नहीं आया? श्वेता जी ने उसे देख लिया। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? वो तुरंत घबरा कर बोली, कुछ कुछ नहीं माँ। और फिर अपनी नजरें बुक में झुका ली। और फिर तभी अचानक डोरबेल बजी। चाहत एकदम से उठ खड़ी हुई। लगता है वो आ गया। कहते ही उसे एहसास हुआ कि महेश जी और श्वेता जी दोनों उसे ही देख रहे हैं। वो शर्म से अपनी नजरें नीचे कर गई। महेश जी और श्वेता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर तभी महेश जी बोले। चाहत, जाकर देखो कौन है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और गेट की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सामने साहिल नहीं, ऋषि खड़ा था। वो हल्की मुस्कान के साथ चाहत को देख रहा था। ए चाहत, कैसी हो? चाहत घबरा कर बोली, तुम तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो ऋषि? मुझे अंकल ने फोन करके बुलाया था, इसीलिए चला आया।
तो और घबरा गई। हे भगवान, पापा ने ऋषि को क्यों बुलाया? अगर साहिल ने उसे यहाँ देख लिया तो? तभी ऋषि ने उसे आवाज दी। चाहत, क्या हुआ? वो तुरंत चौंक कर बोली, कुछ कुछ नहीं। आओ ऋषि, अंदर आओ, पापा घर पर ही हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। चाहत ने गेट बंद किया और उसके साथ लिविंग एरिया की तरफ बढ़ गई। दोनों महेश जी और श्वेता जी के सामने जाकर रुक गए। ऋषि को देखकर महेश जी एकदम मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, अरे आओ आओ ऋषि बेटा। ऋषि ने महेश जी और श्वेता जी को देखकर प्यारे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते अंकल आंटी, खुश रहो बेटा। चाहत के चेहरे पर जो खुशी अभी तक थी, ऋषि को देखकर पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ऋषि महेश जी के सामने रखे चेयर पर बैठ गया और चाहत भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। अंकल, आप फोन पर कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? महेश जी ने एक नजर चाहत की तरफ देखा। वो अपना सर नीचे झुकाए बैठी थी। महेश जी फिर ऋषि की तरफ देखते हुए थोड़ा अटक कर बोले, ऋषि बेटा, जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ वो मैं राधिका जी से भी कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ बेटा, तुम बहुत समझदार हो और मेरी बात को अच्छे से समझोगे। ऋषि हल्की मुस्कान के साथ बोला। अंकल बोलिए ना। महेश जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली और भारी आवाज में बोले, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बस ऋषि के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंकल क्या हुआ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? महेश जी कुछ पल खामोश रहे फिर हिम्मत करके बोले, ऋषि बेटा, हमें माफ कर देना, लेकिन अब हम ये रिश्ता यहीं खत्म कर रहे हैं। ऋषि एकदम से शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें फैल गई और देखते ही देखते उनमें आंसू भर आए। मैं अपनी बेटी के आगे मजबूर हूँ बेटा। चाहत किसी और को पसंद करती है और मैं उसकी खुशियाँ उससे नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे। चाहत को देखते देखते आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट ले आया। फिर महेश जी के जुड़े हुए हाथों को देखकर उनके पास आया और उनके हाथ पकड़कर उनके सामने नीचे बैठ गया। अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता खत्म करना है तो कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी ये बात मान लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ को भी समझा दूंगा। आपने सही कहा अंकल, हम लोग चाहत से उसकी खुशियां नहीं छीन सकते, इसीलिए ये जिससे चाहती है आप इसकी शादी उसी से करा दीजिए। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, मैं यही समझकर मान लूंगा अंकल। वो जानते थे ऋषि उनकी बेटी से प्यार करता है। वो उस टूटे हुए लड़के का दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन क्या करते अपनी बेटी के आगे मजबूर थे। महेश जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ऋषि को उठाया और एकदम अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद ऋषि महेश जी से अलग हुआ और अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अच्छा अंकल, मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुआ कि तभी अचानक बाहर से डोरबेल बजने की आवाज आई और बस पूरे घर में अचानक खामोशी छा गई। चाहत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे एहसास हो चुका था कि उसका डेबिल बॉयफ्रेंड आ चुका है। ऋषि उठते हुए बोला, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। वो जैसे ही आगे बढ़ा, चाहत तुरंत खड़ी हो गई। रुको ऋषि, मैं जाकर देखती हूँ। ऋषि वहीं रुक गया और फिर चाहत जल्दी जल्दी गेट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसने धीरे से गेट खोला और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने वही था जिसका इंतजार वो कब से देख रही थी। आंखों पर ब्लैक शेड, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए, स्लीव्स फोल्ड किए हुए और चेहरे पर वही खतरनाक डेविल स्माइल। साहिल ने चाहत को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीमे कदमों से उसके करीब आया। आई हैव कम टू टेक योर जान। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ चाहत के गाल पर रखा और चाहत की सांसें अटक गई। साहिल, उसने उसकी घबराहट को देखकर हल्की सी स्माइल की और इधर चाहत ने नजरें नीचे कर ली। साहिल, पाप, पापा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। साहिल ने अब अपना हाथ उसके गाल से हटा लिया। ठीक है जान, चलो पहले ससुर जी से ही मिल लिया जाए। ये कहकर उसने चाहत का हाथ पकड़ लिया। वो एकदम घबरा गई। साहिल क्या कर रहे हो? अभी तो मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग अंदर बैठे हैं। साहिल ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। चुपचाप चलो। और कुछ ही पलों बाद
साहिल चाहत का हाथ पकड़े लिविंग एरिया में पहुंच गया और बस साहिल को देखते ही महेश जी, श्वेता जी और ऋषि एक साथ खड़े हो गई। ऋषि की आंखें साहिल को देखकर हैरानी से फैल गई। वो उसे दरिंदे के रूप में पहले ही देख चुका था, लेकिन महेश जी उनके होश उड़ चुके थे। साहिल को अपनी आंखों के सामने देखते ही जैसे जम गए हों। साहिल ने उसी तरह उन सबको देखकर आंखों से ब्लैक शेड्स उतारे और अब उसकी आंखें देखकर महेश जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। और फिर श्वेता जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, आओ आओ बेटा बैठो। साहिल ने अपनी गहरी नजरों से उन्हें देखा, फिर चाहत का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आगे एक और भी कदम बढ़ा पाता कि तभी महेश जी अपनी कांपती आवाज में बोले, वहीं रुक जाओ, अगर आगे एक भी कदम बढ़ाया तो मैं भी पुलिस को फोन कर दूंगा। और बस कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। हेलो गाइस, आपने मेरा लिखा हुआ नोट तो पढ़ा ही होगा कि अब मैं माय डेबिल बॉयफ्रेंड इस चैनल पर अपलोड नहीं करूंगी, अपने पहले वाले चैनल पर अपलोड करूंगी जहां मैं ये नॉवल पहले लिखी थी मैंने। तो मेरा पहले वाला चैनल नहीं पता वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसे लिंक भेज दूंगी, समझ गए आप। और हाँ, मैंने एपिसोड 27 भी अपलोड कर दिया है अपने पहले चैनल पर, तो आप लोग उसे जाकर सुन सकते हैं। ओके।